हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, लिस्टिंग के बाद से स्टॉक के अंदर हमें काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं और अभी तक यहाँ पर गिरावट जो है ये हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 40% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावटें क्यों चल रही हैं, ये हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को समझेंगे, वैल्यूएशन अभी स्टॉक की कैसी है, टेक्निकल्स के अंदर क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं, इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इन चीजों को भी समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जो भी चीजों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस आपको मैं नहीं देने वाला हूं, ठीक है। और दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दो भाई, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 150 रुपए के आसपास के प्राइस पर। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर 100% से भी ज्यादा की लिस्टिंग गेन्स मिली थी। काफी शानदार लिस्टिंग हुई थी एंड उसके बाद लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर प्राइस जो है ये 150 पर लिस्ट होने के बाद 188 का हाई लगाया, ठीक है, 188 तक गया। लेकिन फिर वहां से स्टॉक के अंदर जो गिरावटें आई, ये अभी भी गिरावट यहां पर कंटिन्यू है, ठीक है। अपने 52 वीक हाई के लेवल से 40% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है। तो इतना ज्यादा करेक्शन क्यों चल रहा है, ये हम लोग समझते हैं पहले। देखो दोस्तों, इससे पहले अगर हम और भी कुछ दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो इनके अंदर भी इसी प्रकार की चीजें हुई हैं। लाइक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इनके अंदर लिस्टिंग गेन तो कुछ खास नहीं मिली थी। लिस्टिंग के बाद कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट्स बने। यहां पर देखो, एक मिनट, यहां पर देखो, लिस्टिंग के बाद स्टॉक में बढ़िया तेजी आई। तेजी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से यहां पर रिकवरी आई और डबल टॉप बना, ठीक है। डबल टॉप बना लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल पाया और यहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई तो प्राइस जो है ये गिरकर अपने लिस्टिंग के प्राइस से भी नीचे चला गया था। यहां पर 109 के प्राइस पर आया, फिर यहां से रिकवरी हालांकि देखने को मिली है और अभी यहां पर ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ उसी प्रकार से लिस्टिंग के बाद गिरावटें देखने को मिली हैं। इसी प्रकार से यहां पर अगर हम ओला इलेक्ट्रिक का भी एग्जांपल दें तो यहां पर भी सेम चीजें हुई हैं। लिस्टिंग के बाद यहां पर बढ़िया तेजी आई एंड उसके बाद यहां पर जो गिरावट है वो अभी भी हमें देखने को मिल रही है। तकरीबन 50% की गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही है अभी के समय पे, ठीक है। 50% से ज्यादा ही है 52 वीक हाई के लेवल से। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अंदर फिलहाल 22-23% की गिरावट है और यहां पर अगर हम लोएस्ट लेवल तक की बात करें तो तकरीबन 29-30%, ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तकरीबन 40% की गिरावट पर अवेलेबल है। तो देखो, गिरावट के पीछे रीजंस है यहां पर मेन इन तीनों शेयरों के अंदर वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन पर इनकी लिस्टिंग हुई थी, ठीक है। लिस्टिंग गेन तो अच्छे मिले लेकिन वैल्यूएशन हाई होने की वजह से स्टॉक जो है ये ऊपर साइड में सस्टेन नहीं कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग काफी ज्यादा होने लगे और स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा गिरावटें हमें देखने को मिली हैं। यहां पर अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी वैल्यूएशन जो है स्टॉक की ये एक्सपेंसिव है। यहां पर देखो, स्टॉक पी 54.5 की है, इंडस्ट्री पी 20.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये अभी भी काफी ज्यादा है। अगर यहां पर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो देखो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो पी रेशियो है ये 54 का है एंड अगर हम अदर हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक्स की बात करें, लाइक देखो हुडको की बात करें तो 19 की है पी रेशियो। एलआईसी की बात करें तो 6.34 है। पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर 3.81 की है। फिर यहाँ पर आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 20.52, एप्टस की बात करें तो 21.56, आवास फाइनेंसर्स की बात करें तो 24.38%, ठीक है। तो यहाँ पर हुडको हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, पीएनबी, फिर आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस, आवास फाइनेंसर्स, इन सभी की जो पी रेशियो है ये इसके कंपैरिजन में काफी कम है, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट अगर हम पी रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट पी रेशियो है आवास फाइनेंसर्स का, ठीक है, 24 के अप्रोक्स।
तो इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो डबल से भी ज्यादा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, ठीक है। तो पीयर्स कंपैरिजन के अनुसार भी अगर यहां पर हम चले तो अपने पीयर्स के मुकाबले में बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो पी रेशियो है ये काफी ज्यादा है, मतलब हाई वैल्यूएशन पर है स्टॉक, ठीक है। अब यहां पर देखो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो यहां पर इनके आरओसी एंड आरओई कैसे हैं, यहां पर देखो आरओसी 9.42% और आरओई 15.23%। अब यहां पर भी हम पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो देखो यहां पर हुडको 9.23%, इधर 13.17%, चलो इससे तो कम है। फिर यहाँ पर 8.79% और यहाँ पर 16.22%, ठीक है। आरओई थोड़ा बेटर है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। फिर यहाँ पर पीएनबी के देखें तो 9.27% एंड उसके बाद आरओई 11.8%, फिर यहाँ पर 11.36% और 18.41%। देखो भाई यहाँ पर काफी बढ़िया है आधार हाउसिंग फाइनेंस का। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 11.36% यहाँ पर आरओसी है और आरओई 18.41%, बढ़िया है। इसी प्रकार से एप्टस की बात करें तो 14.68% और यहाँ पर 17.22%, काफी बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर आवास फाइनेंसर्स की बात करें तो 9.91% और फिर यहाँ पर 13.93%, ठीक है। तो देखो दोस्तों वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन जिस प्रकार से एक्सपेंसिव है उस प्रकार से आरओसी एंड आरओई बेहतर नहीं है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इनके पीयर्स की अगर हम बात करें स्पेशली यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स की लाइक आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू, फिर यहाँ पर आवास फाइनेंसर्स, तो इनके जो आरओसी एंड आरओई की परसेंटेज है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में बेहतर है, वैल्यूएशन भी ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब क्या हम ये समझे कि ये जो स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये बेकार है? बिल्कुल नहीं, फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली ये कंपनी भी काफी बढ़िया है। अगर हम इस कंपनी की पोजीशन की बात करें तो ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है इंडिया के अंदर, ठीक है। एंड यहां पर अगर हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हमें देखने को मिली है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो देखो 3155 करोड़, 3767 करोड़, 5665 करोड़, फिर 7617 करोड़, बढ़िया ग्रोथ हुई है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 453 करोड़, 710 करोड़, 1258, फिर 1731 करोड़, बढ़िया है। अब यहां पर देखो ओपीएम की अगर हम बात करें तो ओपीएम के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, 20, 26, 31, यहां पर डिक्लाइन हुई है, 29% आ गई है, ठीक है। तो यहां पर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो बढ़िया है। अब चलो यहां पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों पास्ट में काफी शानदार ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिली है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर, डबल डिजिट्स के साथ में है और बढ़िया परसेंटेज में है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों दिसंबर के क्वार्टर के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये 88.75% की है। होल्डिंग्स तो काफी अच्छी है, लेकिन सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है ये 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो अभी देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये 75% से ज्यादा है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं ये कभी भी ओएफएस वगैरह के जरिए अपने स्टेक को सेल कर सकते हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है, इतने परसेंट तक करने के लिए। अब डिपेंड उनके ऊपर करता है कि वो कितना स्टेक सेल करते हैं, ठीक है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के होल्डिंग्स यहां पर ट्रिम हुए हैं, 1.68% से घटकर 1.11% की हो चुकी है। फिर यहां पर अगर हम डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज की तरफ से भी यहां पर ट्रिमिंग देखने को मिली है, 1.83% से घटकर इनकी होल्डिंग्स 0.82% की हो गई है। फिर गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर गवर्नमेंट की भी होल्डिंग्स थी सितंबर के क्वार्टर में 0.11% की, जो कि यहां पर अब कुछ भी नहीं है, 0% की हो गई है। तो सारा का सारा खरीदने वाला कौन है? पब्लिक, ठीक है। यहां पर एफआईआईज ने बेचा, डीआईआईज ने बेचा, गवर्नमेंट ने बेचा, खरीदा किसने? पब्लिक ने। तो देखो पब्लिक की जो होल्डिंग्स है ये 7.63% से बढ़कर 9.32% पर हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पर देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हमें निगेटिविटी थोड़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स हैं ये कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं
और ऊपर से ये लोग और सेलिंग भी किए हैं दिसंबर के क्वार्टर में, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसे ध्यान में रखकर चलना है। बाकी प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है ये अभी काफी शानदार है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। देखो यार, फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनी जो है ये बढ़िया है ना। और लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो कंपनी ठीक है, बस गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो इस सेक्टर के ऊपर मिलनी चाहिए बढ़िया तरीके से, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। साथ ही साथ अदर कंपनीज के ऊपर भी आपको स्टडी करनी जरूरी है, उनके साथ कंपैरिजन करना जरूरी है। एंड उसके बाद अगर आपको ये कंपनी ठीक लगता है तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचनी है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने मन बना लिया है कि भाई मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रहे हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, अभी इनके Q3 के नंबर्स आने बाकी हैं, ठीक है। 27 जनवरी को इनके नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है। 27 जनवरी को नंबर्स आने वाले हैं, तो नंबर्स का वेट करके कंफर्मेशन के अनुसार अगर आप एंट्री लेते हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ अभी देखो 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, तो इस चीज के ऊपर भी बाजार की नजर रहेगी। बजट के अंदर हाउसिंग फाइनेंस वाले सेक्टर को किस प्रकार से सपोर्ट मिलता है ये देखना जरूरी है, तो उस कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना सही रह सकता है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, Q3 एंड बजट, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के अंदर कंफर्मेशन के साथ अगर आप एंट्री लेते हो तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। पहले ये दोनों इवेंट्स को देख लो, किस प्रकार की चीजें होती हैं यहाँ पे, इनके हक में होती है या फिर नहीं, ये देखना जरूरी है। एंड उसी के अनुसार यहाँ पर आपको डिसीजंस लेने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, दूसरी स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि अगर कोई इस प्रकार से सोच रहे हैं कि भाई अभी डिस्काउंट बढ़िया मिल रहा है 40% के तकरीबन, एंड यहाँ पर अपने सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक, यहाँ पर ये जो लेवल है 111 का, ये सपोर्ट का लेवल है। तो सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक मिल रहा है, बढ़िया डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो यहां पर मैं फर्स्ट SIP करके चलूंगा, ठीक है। फर्स्ट SIP यहां पर मैंने कर दिया, एंड उसके बाद Q3 या बजट के वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें आती हैं, तो फिर आगे मैं SIPs को कंटिन्यू करूंगा, एड ऑन करके चलूंगा। तो इस प्रकार से भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि विजन आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। एंड यहां पर अभी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, एक छोटा सा अमाउंट के साथ SIPs की शुरुआत कर रहे हो, इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, यहां पर स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। ट्रेंड को हम चेंज कब कहेंगे, जब यहां पर इसे ब्रेकआउट मिले। ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इसे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो ही यहां पर हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वॉल्यूम देखो अभी स्टॉक के अंदर कुछ खास नहीं है, पहले जिस प्रकार की वॉल्यूम थी उस हिसाब से देखा जाए तो अभी वॉल्यूम देखो यहां पर कैसी हो रखी है, ठीक है। तो वॉल्यूम एकदम ड्राई हो चुकी है स्टॉक के अंदर, तो वॉल्यूम स्टॉक में आना काफी ज्यादा जरूरी है। और यहां पर अगर रिवर्सल आती है, ब्रेकआउट मिलती है, एक कंफर्मेशन आपको मिलती है, तो वहां पर भी आप एंट्री लेने की सोच सकते हो। ये आपके पास तीसरा स्ट्रेटजी हो सकता है, ठीक है, जब यहां पर आपको रिवर्सल की मतलब कंफर्मेशन मिले, ठीक है। एक चीज और कि रिवर्सल चाहे यहां पर हो या फिर और नीचे जाने के बाद रिवर्सल मिले इस प्रकार से, तो मतलब कहने का ये है मेरा कि जब यहां पर आपको ब्रेकआउट मिले, ट्रेंड लाइन की एक कंफर्मेशन मिले कि हाँ अब यहां से तेजी आ सकती है शेयर में, तो उस कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस, तीन रास्ते हैं आपके पास, जो भी आपको पसंद आता है उस अनुसार चल सकते हो, ठीक है। एक चीज और दोस्तों कि अगर आपको इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी यहां पर लगा दी है, तो इस गलती को करने से भी बचना है। अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन नहीं दे देना है। अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो लिमिटेड एलोकेशन के साथ ही चलना है, और अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी बाय या सेल से रिलेटेड इंटरेस्ट लग रहे हैं
तो आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।